ये दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा, कल जो है मैंने वो जो इंटीग्रल कैलकुलस था उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें थी उसको हमने स्टडी कर लिया था। आज जो है वो अब हमने ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, ये इसका लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं इनके अंदर ही आते हैं आपके कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो हमने इनकी मदद से जो है ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी मदद से आगे जो है वो हमने ड्राइव करने हैं ये तीनों जो हैं, कार्टेशियन भी, सिलेंड्रिकल भी और स्फेरिकल भी। ठीक है, आज ये लेक्चर नंबर 13 है, ये इसका लेक्चर नंबर 13 है ना। ठीक है जी, तो ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल का बेसिकली मतलब होता है कि जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है, उसको हम ऑर्थोगोनल जो है उसका नाम देते हैं। तो जो मुख्तलिफ सिमेट्रीज़ जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, अब आपको क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है कि हमने जो डिफरेंट सिमेट्रीज होती हैं उनको डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, अब सिमेट्री जो है वो एक लाइन भी हो सकती है, सिमेट्री जो है वो एक सिलेंडर भी हो सकती है, सिमेट्री जो है वो एक स्फेरिकल भी हो सकती है। तो अब इन सिमेट्रीज़ को मैथमेटिक्स के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली कोऑर्डिनेट का काम ही होता है, आपने ये फर्स्ट ईयर का भी जब वेक्टर का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी वो शुरू में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो पढ़ते हैं। तो वहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में वो ये कहता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की अगर आपने पोजीशन को लोकेट करना है तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर क्या करते हैं जी, अगर सपोज करें कि ये ओरिजिन है, उस जगह पर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पूरा करें, यहाँ से लाइन खींचें वहाँ तक तो एक पोजीशन वेक्टर जो है वो आप ड्रा कर देंगे। तो जब वो पोजीशन वेक्टर आप ड्रा कराएंगे उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो वो उसकी पोजीशन होगी उस ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट जो है जिस जगह पर भी इस कमरे के अंदर पड़ा हुआ, आप ओरिजिन से उस तक पोजीशन वेक्टर जो है उसको ड्रा कर देंगे। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए फिर आगे से जो है वो कुछ कंडीशंस हो सकती हैं होती हैं, इसलिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं कह सकते, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक पार्ट ये जरूर होता है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास डिफरेंट सिमेट्रीज जो एग्जिस्ट करती हैं, द सिमेट्रीज exist in certain fields। कुछ फील्ड्स जो हैं उनके अंदर सिमेट्रीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। टू यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ठीक है, अब कुछ सिमेट्रीज जो हैं उनको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिस्क्राइब कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी होते हैं, यानी कि इसके अलावा और भी हमारे पास सिमेट्रीज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और फिर हमें अपनी जो सारी इस डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है किसके ऊपर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। यानी कि कार्टेशियन के अलावा और भी सिमेट्रीज हैं, और उन सिमेट्रीज के लिए हमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको यूज करना पड़ता है। तो ऑफ ऑल अदर पॉसिबिलिटीज, तो जो अदर पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, सॉरी, फॉर ऑल अदर कोऑर्डिनेट systems we shall restrict ourselves और जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसमें फिर हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है टू cylindrical and spherical coordinate systems। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं कार्टेशियन के बाद। सबसे पहले नंबर पर तो आप यूज़ करते हैं कार्टेशियन को, फिर कार्टेशियन के बाद जो ऑर्थोगोनल सिस्टम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है इनको स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम जो कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सो ऑन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, कर्ल वगैरह, तो आपने अभी जो पिछली डिस्कशन जितनी पढ़ी है उस डिस्कशन के अंदर आपने ये चीज़ें जो हैं वो एक्स, वाई और जेड की टर्म में इनको कैलकुलेट किया, ऐसे किया ना, सारे प्रॉब्लम जो किए हैं उसके अंदर क्या किया, एक्स, वाई और जेड की। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्टम आपको दिया जाए वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हो, वो सिस्टम जो है वो चेंज भी हो सकता है। यानी कि वो सिस्टम जो है वो आपका चेंज हो सकता है किसके अंदर, वो स्फेरिकल के अंदर भी जा सकता है और सिलेंड्रिकल के अंदर भी जा सकता है। तो फिर आपको स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल अंदर भी डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल जो है इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब कब कैलकुलेट कर पाएंगे, आप तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो है क्या है, इनका क्या मैथमेटिक्स है, इनकी क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो तब भी आप उसको जो है वो डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो वी कुड कैलकुलेट the gradient the divergence and curl। ठीक है, ये तीनों जो हम कर सकते हैं इन बोथ सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इन बोथ cylindrical and spherical coordinates। तो सबसे पहले जो सबसे इजीएस्ट वे है, यानी कि जिससे हमने ये तीनों ड्राइव करने हैं, वो हमारे पास जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिनको हम कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। यानी कि हमने कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से शुरू करना है और उससे शुरू करके ये तीनों जो हैं उनको ड्राइव कर लेना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल को भी और स्फेरिकल को भी, और फिर उसकी हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेंगे कि हाउ फिजिकली दे एक्ट, ये किस तरह जो है वो फिजिकली एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जर्नल इक्वेशन है,
ठीक है, उसको मैं राइट डाउन करता हूँ किसी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, द जनरल इक्वेशन फॉर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जनरल इक्वेशन जो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या है कि एफ एक्स वाई कामा जेड इज इक्वल टू क्यू। इसको मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर क्यू है। यहाँ पर क्यू जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्यू इट इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की आपके पास वैल्यू है। नो, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या वो एक फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, उस फिगर को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम जो है वो इसको कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन को देखते हुए, ये जो हमने वन इक्वेशन लिखी है। तो फिगर में आप देखें कि हम तीन जर्नल एक्सिस जो हैं उनको लेते हैं। ये Q1, ये Q2 और ये Q3। ये तीन मैंने जर्नल एक्सिस लिए हैं एफ एक्स वाई जेड के अंदर, जो Q जो कांस्टेंट दिया उससे रिलेटेड। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें कि जो हमारे पास ठीक है, ये कुछ इस तरह का हमारे पास सिस्टम है। तो यहाँ पर अब मैं डिफाइन करता हूँ कि जो ये है ये रिप्रेजेंट कर रहा है Q3 को। ठीक है, और यहाँ पर ये सरफेस जो है ये DL1 है। उसके बाद ये जो सरफेस आ रही है इधर, ये क्या है, ये Q1 है। ठीक है, और इस तरफ ये DL1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, DL2 हो जाएगा। और ये वाला जो है हमारे पास ये Q2 है। और इसी के साथ जो Q2 है इसी के साथ हमारे पास ये DL3 जो है वो सरफेस है। ये DL2, DL3, Q2, Q1, Q3 और DL1, ये सारे ये जो लेंथ के वो एलिमेंट है DL1, DL2 और DL3 जो है। ठीक है, अब यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर इसका ओरिजिन है, ये एक आपके पास सरफेस जो है वो बनी हुई है इधर। ये ठीक है, उसके अलावा इधर भी सरफेसेस हैं, इधर भी सरफेसेस हैं, इधर भी सरफेसेस हैं, इधर भी सरफेसेस हैं। ये मुख्तलिफ सरफेसेस हैं इसके अंदर। तो ये एक्चुअली इक्वेशन जो है ये क्या डिफाइन कर रही है, इक्वेशन 1 ये डिफाइन कर रही है फैमिली ऑफ सरफेसेस को। ठीक है, द इक्वेशन 1 इज एक्चुअली defining the family of surfaces। ये बेसिकली जो फैमिली है आपके पास सरफेसेस की उसको डिफाइन कर रही है। अच्छा, इधर से एक जो है ये लाइन इधर इस तरफ है,
ठीक है। अब मुख्तलिफ सर्फेसेस यानी कि उन सर्फेसेस के अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है, Q1 Q2 और Q3। इस Q1 Q2 Q3 के अंदर आपने मुख्तलिफ सर्फेसेस बना दी हैं और वहाँ पर Q जो है वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। एफ एक्स वाई जेड जो फंक्शन है, यानी कि जो फंक्शन एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो एक्चुअली किसके बराबर है, वो Q के बराबर है। और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मुख्तलिफ सर्फेसेस को। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो सर्फेसेस की उनको डिफाइन कर रहे हैं किसके अंदर, स्पेस के अंदर। ठीक है, जो स्पेस है हमारी, इन स्पेस। तो ईच मेंबर जो है इज कैरेक्टराइज्ड, तो हर मेंबर जो है वो कैरेक्टराइज्ड होगा बाय पर्टिकुलर वैल्यू of the parameter Q। ठीक है, तो हर पैरामीटर को आप किससे करेक्टराइज कर रहे हैं, करेक्टराइज का मतलब है कि किससे उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं, Q से। ठीक है, Q से उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है, एन ऑब्वियस एग्जांपल इज x इज इक्वल टू Q। x जो है Q के बराबर है, तो अब x अगर Q के बराबर है तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है उन सर्फेसेस को कि जो पैरेलल हैं किसके, वाई जेड प्लेन के, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। x को Q के बराबर ले लिया तो पीछे कौन सी रहेगी, y और z ही रहेगी ना प्लेन पे। तो ये फिर उसको डिस्क्राइब कर रहा है, विच डिफाइंस parallel surfaces defines surfaces parallel to YZ planes in Cartesian कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, तो अब ये एक्स क्यू अगर ले लिया तो फिर आपके पास सरफेसेस हैं जो पैरेलल हो जाएंगी किसके, वाई जेड प्लेन के। और उसके अंदर अब अगर ये इसके यानी कि एक्स और क्यू ले तो आपके पास ऐसी सर्फेसेस आ जाती हैं जो पैरेलल है वाई जेड प्लेन के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो फिर ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन फिर इस सूरत हाल में कन्वर्ट होगी 3 के अंदर। ठीक है, पहला F1 x कामा y कामा z इज इक्वल टू Q1, फिर ये होगी F2 x कामा y कामा z इज इक्वल टू Q2, फिर ये होगी F3 x कामा y कामा z Q3। इसको क्या लेंगे, ये कोई क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब अगर x q के बराबर है तो फिर बाकी भी जो वेरिएबल्स हैं वो उसके बराबर आपके पास आ जाएंगे, Q1 Q2 Q3। अब आपने यहां पर ये क्या लिया हुआ है, Q1 Q2 और Q3, यही लिए हुए हैं ना आपने सरफेसेस जो हैं। ठीक है, अब ये क्या डिफाइन, ये 3 फैमिलीज हैं सरफेसेस की, Q1 और Q2 और Q3। और ये जो तीनों फैमिलीज हैं सरफेसेस की, ये क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये क्या डिफाइन कर रही है, ये फैमिली ऑफ सरफेसेस को डिफाइन कर रही है। इक्वेशन 2 डिफाइनिंग 3
फैमिलीज ऑफ सरफेसेस, 3 फैमिलीज जो हैं सरफेसेस की, उनको ये डिफाइन कर रही है, दैट आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब जो ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, इन 3 सरफेसेस का, the intersection of 3 of these surfaces, इन तीनों ज़ाहिर बात है कि इंटरसेक्ट कर रही होंगी तीनों सरफेसेस जो हैं, ठीक है। तो जो हर फैमिली है, वन ऑफ ईच फैमिली, हर फैमिली यानी कि वो जो सरफेसेस की हर फैमिली है वो डिफाइन करती है एक पॉइंट को इन स्पेस, ठीक है, दैट डिफाइंस ए पॉइंट इन स्पेस, वो स्पेस के अंदर एक पॉइंट को डिफाइन करती है, और एंड वो पॉइंट कौन से हैं, Q1 और Q2 और Q3, एंड Q1 Q2 एंड Q3, ये जो पॉइंट्स हैं आर द ऑर्थोगोनल curvilinear coordinates। तो ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, यानी कि आप कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को किससे डिफाइन कर रहे हैं, Q1 Q2 और Q3 से। Q1 Q2 Q3 क्या है, उसमें एक फंक्शन है जो x y और z का है, यानी कि उसी के अंदर ही x y और z जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द पॉइंट एज शोन इन फिगर ए, इसको कह लेंगे ये कोई फिगर ए है। ये अब फिगर मैंने जो बनाई है ना, ये ज़रा बिल्कुल सही नहीं, मैं इसकी ना तस्वीर खींच के आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये मेरे से 3D व्यू नहीं बना है, इसका बना हुआ वो ये किताब के ऊपर भी नहीं है 3D व्यू जो है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आपको बना के भेज दूंगा ताकि ज़्यादा जो है ये अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि 3D व्यू आप बोर्ड के ऊपर दिखा नहीं सकते हैं उसका, क्योंकि इसके पीछे भी सर्फेसेस हैं। अब हमें वो पिछली सर्फेसेस का तो नहीं ना पता, हम तो सिर्फ फ्रंट से ही देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये एलिमेंट्स लिए थे DL1 DL2 और DL3, ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो लिए हुए हैं। तो कॉल DL1 एन एलिमेंट ऑफ लेंथ, इसको कहेंगे ये एक एलिमेंट है लेंथ का, नॉर्मल टू द सरफेस Q1, नॉर्मल टू द सरफेस Q1, ठीक है। Q1 सरफेस के नॉर्मल है,
अब ये क्या है, एक्चुअली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q1 प्लस DQ। अब जारी बात है ना, Q1 से Q2 तक जाएंगे तो कोई डिस्टेंस आपको ट्रैवल जो है वो करना पड़ेगा। तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उस डिस्टेंस में ये क्या होगा, ये चेंज होगा। ठीक है, तो ये जब चेंज होगा तो क्यों होगा, ये Q1 से प्लस DQ1। अब जब आप यानी कि Q1 के लॉन्ग मूव किए हैं तो Q1 के अंदर एक स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ चेंज आई है, तो हम कहेंगे ये कितना चेंज हुआ है, ये Q1 से Q1 प्लस DQ जो है इसके अंदर चेंज जो है वो आई है। तो दिस इज द डिस्टेंस between the surfaces Q1 and Q1 plus DQ1। किसमें, इनफाइनाइटेसिमल रीजन के अंदर। ठीक है, इन रीजन, इनफाइनाइटेसिमल रीजन का मतलब है कि वहां पर आप उसको जितने सारी मर्जी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो वो जितने मर्जी पार्ट में वो इनफाइनाइट पार्ट्स जो हैं वो बन जाएंगे आपके पास। तो इसका मतलब है कि फिर जो DL1 है, ठीक है, DL1 ये हमारे पास आ जाएगा H1 DQ1। ये मैं कहूँगा कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ गई है। ठीक है, क्योंकि ये सरफेसेस जो हैं उनके दरमियान। अब यहाँ पर एक जो और चीज़ आ गई है इसके अंदर, यानी कि जब आपने L को Q के साथ रिलेट किया है तो उसमें एक H1 अब एक मुसीबत खाना आ गया इसके अंदर। ठीक है, एक मुसीबत और आ गई है H1। तो H1 क्या, अब यहाँ पर H1 जो है वो फंक्शन है किनका, कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 और Q3 का। ठीक है, तो यहां पर H1 जो है इन इक्वेशन 3 H1 इज ए फंक्शन। तो H1 जो है वो क्या है, वो फंक्शन है ऑफ द कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 एंड Q3। तो इनका फंक्शन है। तो फंक्शन का मतलब है कि ये तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं, ये उन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। H उनका अगर फंक्शन है तो H इन तीनों Q1 Q2 और Q3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका ये मतलब। क्या कह रहे हैं, हाँ, स्केल फैक्टर, स्केल वेक्टर, पता नहीं मुझे शायद बोलते हो वो उधर कोई और नाम, लेकिन फिजिक्स में तो मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कोई नाम इसका। या ये यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आपने जो ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके ज़रिए आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। यानी कि एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक ही है, लेकिन मैंने जैसे शुरू में बताया है सिस्टम एक ही है लेकिन सिमिट्रीज डिफरेंट होती हैं। तो उन डिफरेंट सिमिट्रीज के लिए फिर आपको जो है इस जर्नल के अंदर से कार्टीजियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल निकालने पड़ते हैं। ठीक है, हो सकता है इसका नाम हो मैथ के अंदर वो देते हो, लेकिन मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ा हुआ ये जो है इसको। ठीक है, बहरहाल अच्छा, अब फिर अगर DL1 इसके बराबर है तो फिर बाकी भी ऐसे इसी के बराबर होंगे, यानी कि DL2 जो है वो H2 DQ2 के बराबर होगा, DL3 जो है वो H2
dq3 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं h1 h2 और h3, क्योंकि ये फंक्शन थे उसके, तो ये h1 h2 h3 जो है ये सारे किसके बराबर हैं? यूनिटी के, विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स h1 h2 h3 ऑल आर यूनिटी। तो ये सारे जो हैं ये किसके बराबर हैं? ये यूनिटी के बराबर है। यूनिटी का मतलब है कि वन है, वन का मतलब है कि कोई कांस्टेंट जो है उसको आपने लिया हुआ है। अब ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इसके अलॉन्ग जो होंगे, अब Q1 Q2 और Q3 आपका जर्नल आई, तो इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो Q1 यूनिट वेक्टर होगा, Q2 यूनिट वेक्टर होगा और Q3 यूनिट वेक्टर होगा। तो द यूनिट वेक्टर्स Q1 Q2 Q3 are normal respectively to Q1 Q2 Q3 surfaces and are obtained towards the increasing values of these coordinates. तो H1 H2 R ये क्या है? सारे यूनिटी के बराबर हैं। और यहाँ पर अगर हम वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर यानी कि Q1 Q2 और Q3 जो तीन कोऑर्डिनेट हैं उनके अलावा जो यूनिट वेक्टर है वो नॉर्मल हैं इन Q1 Q2 और Q3 सरफेसेस के। तो हाँ, फिर इनको कैसे ऑब्टेन करेंगे? इंक्रीजिंग वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि सरफेस के अलावा जब आप मूव करेंगे तो जो वैल्यू है उसकी, उसके अंदर फंक्शन की वैल्यू के अंदर जो है वो इंक्रीज आएगा। अच्छा, अब हमने इनको जो सबस्क्रिप्ट क्या दिए हैं Q1 Q2 और Q3, इस तरह करके हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि Q1 क्रॉस Q2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू Q3, क्योंकि तीसरा फिर इसके परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 जो है वो आ गई। अब ये जो ओरिएंटेशन हैं इन तीन वेक्टर्स की, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि इनकी सिमतें ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है, ये चेंज होंगी या वेरी करेंगी। तो हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इन यूनिट वेक्टर्स के लिए, वो हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, यानी कि उसका जो वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है जी, उसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे। पहली बात तो यह है कि द ओरिएंटेशन ये जो ओरिएंटेशन है आपके पास ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स वेरी, यानी कि इसके अंदर वेरिएशन आती है इन जर्नल Q1 Q2 Q3, ठीक है। ये जो Q1 Q2 Q3 के लॉन्ग है ना,
तो इन Q1 Q2 Q3 के अलॉन्ग इन यूनिट वेक्टर्स के अंदर जो है वो वेरिएशन आ सकती है। तो अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इन यूनिट वेक्टर्स के लिए, ठीक है, अगर हम उन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को राइट करें ओनली इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो जो सिर्फ हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, डू द यूनिट वेक्टर्स पॉइंट इन फिक्स्ड डायरेक्शंस। तो ये यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये Q1 Q2 Q3 के अलॉन्ग क्या करेंगे, वेरी करेंगे। लेकिन जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करेंगे। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि x के अलॉन्ग x यूनिट वेक्टर होगा, वो x की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, y के अलॉन्ग y यूनिट वेक्टर होगा, वो y की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और z के अलॉन्ग z यूनिट वेक्टर होगा तो वो z की डायरेक्शन। तो ये क्या है, इनकी डायरेक्शंस फिक्स है। कार्टेशियन के लिए फिक्स है लेकिन जर्नल फिक्स नहीं है, क्योंकि वो जर्नल जो है वो सिर्फ कार्टेशियन के अंदर चेंज नहीं हो सकता, वो किस में चेंज हो सकता है, वो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के अंदर भी चेंज हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई है कि कार्टेशियन के अंदर जो है इनकी जो है यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये एक ही डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप वॉल्यूम एलिमेंट लिखें इसका, तो वॉल्यूम एलिमेंट जो है ये मिटा दो इसको, the volume element is dV dl1 dl2 dl3। तो dV जो है दैट विल बी इक्वल टू h1 h2 h3 dq1 dq2 dq3। अब इन्हीं के अंदर ये जो X हैं और जो Q's हैं, ठीक है, जो क्या एलिमेंट ऑफ लेंथ है, इनके ज़रिए आप जो है वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये जनरल इक्वेशन जो है इसके ज़रिए आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, किसका, सिलेंड्रिकल का भी, स्फेरिकल का भी और कार्टेशियन का भी, ठीक है। तो दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्टेशियन cylindrical and spherical coordinate systems। ठीक है जी। तो इसकी मदद से जो है वो आप ये यानी कि हमने अब यहाँ पर ये जर्नल जो है वो डिफाइन कर दी, H1 H2 H3, ठीक है। तो अब ये जो हमने जर्नल डिफाइन कर दिए हैं इनकी मदद से ही हम फिर जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको ड्राइव आउट करेंगे। अच्छा, अब इसके आगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए
यानी कि यही जो हमने निकाला है ये डी वी जो यहाँ पर हमने H1 H2 H3 जो है वो डिफाइन किया, हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और फिर जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर स्टडी हमने किया है, यहाँ पर हमने सिर्फ स्टडी किया है अभी फ़िलहाल एक जर्नल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन किया है जिसको हम नाम देते हैं कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप डी क्यू डी वन इन इसमें H1 H2 H3 की वैल्यू 1 1 रख दें, ठीक है। डी क्यू वन को कह दें कि ये डी एक्स के बराबर है क्योंकि क्यू वन एक्स के बराबर है, क्यू टू वाई के बराबर है, क्यू थ्री जेड के बराबर, क्योंकि ये तीनों ही फंक्शन है उसके। तो ये आपके पास क्या वॉल्यूम निकल आएगा, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सीधा सीधा है आपके पास एक्स वाई और जेड, यही होता है ना। ये देखो जेड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर आप इसके अंदर इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का निकल आएगा। बहरहाल हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो इतना इंटरेस्ट नहीं है कि दैट इज़ द सिंपलेस्ट वन। हमें तो असल में इंटरेस्ट है कि जो हमने जो है वो कैलकुलेट करने हैं इसके लिए स्फेरिकल को और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को, ठीक है।